स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो वास्तव में चिंताजनक हैं। बेंगलुरु में कई होटल्स ने गैस सप्लाई की कमी की शिकायत की और आज कई होटल्स बंद हैं। पुणे में भी कुछ शमशान घाटों ने गैस सप्लाई की समस्या बताई और अभी वहां पर गैस सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पाई है। और भारत के कई बड़े शहरों से खबर आ रही है जहां पर कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस 1400 से 1500 रुपए तक पहुंच गए हैं। देखिए, यह कोई स्थानीय समस्या नहीं है, वास्तव में यह एक प्रकार की सिस्टमैटिक वार्निंग है। और इसी बीच में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने अपने मंत्रालय को एलपीजी के नियमों में आपातकालीन बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ साथ कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। वास्तव में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि भारत सरकार को एक दुर्लभ और कड़ा कानून लागू करना पड़ रहा है, एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट एस्मा, ताकि देश को एलपीजी की सप्लाई किसी भी कीमत पर बाधित ना हो। अब आप यूं समझिए कि जब किसी भी देश में अपने नागरिकों को रसोई गैस की आपूर्ति करने के लिए आपातकालीन कानून लागू करने पड़ते हैं तो यह केवल बाजार का संकट नहीं रह जाता, वास्तव में यह एनर्जी सिक्योरिटी का अलर्ट होता है। और आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या भारत का एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इतना और इस तरह से कमजोर है कि वह वर्तमान भू राजनीतिक झटकों को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। तो इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, पूरे प्रॉब्लम की जड़ क्या है यह भी समझिएगा। पूरे प्रॉब्लम की जड़ एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में छुपी हुई है, जिस पर आपने हमारे कई वीडियोस में डिस्कशन देखा होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ये एक तरीके का चोक पॉइंट है और दुनिया के सबसे संकीर्ण और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग में से एक है। दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल और एलपीजी यहीं से गुजरता है और भारत की स्थिति यहां विशेष रूप से काफी संवेदनशील हो जाती है। तो अगर आप देखें भारत के एनर्जी के जो स्ट्रक्चर है उसको, तो भारत अपनी एलपीजी की खपत का 60 से 64% इंपोर्ट करता है, बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। और ये इंपोर्ट कहां से करता है? कतर से, सऊदी अरेबिया से और यूएई से, जो कि वास्तव में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के थ्रू ही भारत तक पहुंचता है। और यदि समुद्री मार्ग बाधित हो जाता है तो केवल यह तेल की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि यह सप्लाई चेन शॉक बन जाता है भारत के लिए स्पेशली। और यहां पर एक बात और समझिएगा कि केवल और केवल, अगर आपने न्यूज फॉलो की होंगी तो ईरान ने भी यह कहा कि हम चीन और भारत के तेल टैंकर्स को जाने देंगे, शिपमेंट्स को जाने देंगे। लेकिन यहां पर एक अलग महत्वपूर्ण आर्थिक तर्क है और उसे आपको समझना होगा। और वह यह है कि जब भी कोई जहाज युद्ध क्षेत्र से गुजर रहा होता है तो उसका बीमा प्रीमियम 300 से 500% बढ़ जाता है। और इसका सीधा असर पड़ता है उस ऊर्जा की अंतिम कीमत पर, यानी कि भले ही गैस उपलब्ध हो जाएगी लेकिन उसे भारत तक लाने की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो बेस गैस कॉस्ट थी उसमें ऐड हो जाएगा फ्रेट प्रीमियम, जो कि 300 से 500% तक ज्यादा होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस महंगाई का कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब सवाल यह है कि इन सबका असर भारत पर कैसे दिखाई देता है। तो हमें यह समझना होगा भारत में एनर्जी सप्लाई के डोमिनो इफेक्ट को। देखिए, जब सप्लाई कम होती है तो भारत सरकार के पास दो तरीके के विकल्प होते हैं। देखिए, एक तो बेसिकली डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई है और दूसरी कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई है। तो भारत सरकार की जो पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है पॉलिटिकल प्रायोरिटी, और सरकार कॉम्प्रोमाइज कर देती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, क्योंकि घर के चूल्हे जलाना सरकार की राजनीतिक प्राथमिकता है, लेकिन उद्योगों की गैस काटना भी एक बड़ा आर्थिक जोखिम बनता है जो लॉन्ग टर्म में हमें प्रभावित करता ही करता है। तो सरकार ने इसी समस्या से निपटने के लिए जो सबसे कठोर कदम उठाया है वह है द एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, यानी एस्मा। हालात को देखते हुए सरकार ने यह असाधारण कदम उठा तो लिया है और इस कानून को तब लागू किया जाता है जब आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित होने का खतरा हो। अर्थात आप समझिए, इसमें सेवाएं कौन सी शामिल होती हैं? इसमें शामिल होती हैं बिजली, पेट्रोलियम, कोल एंड बैंकिंग, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, डिफेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। तो ये सेवाएं, और इसमें एलपीजी भी शामिल है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जमाखोरी रोकना, सप्लाई चेन को बाधित होने से बचाना और यह सुनिश्चित करना कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस मिलती रहे। आप देख रहे होंगे शहर दर शहर
पैनिक फैल रहा है, लोग ब्लैक में सिलेंडर्स खरीद रहे हैं और जब ब्लैक में लोग सिलेंडर्स खरीद रहे हैं तो दबाव बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि डोमेस्टिक सिलेंडर्स भी जो ब्लैक मार्केट में है वो 1,000-1,200 रुपए के मिनिमम मिल रहे हैं। तो यही कारण है कि सरकार ने इस चीज को रोकने के लिए एक दूसरा कदम भी उठाया है। सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी का जो बड़ा हिस्सा है उसे घरेलू सप्लाई की ओर मोड़ दिया है। इसका असर पड़ा है होटल्स पर, रेस्टोरेंट्स पर, कैटरिंग सर्विसेज पर और एमएसएमई उद्योगों पर। तो देखिए, अगर आप सोचिए कि कोई उद्योग है जो 1,000 के बजाय 1,500 का सिलेंडर खरीदेगा, तो वो इस महंगाई का बोझ आखिर में डालेगा किस पर? वो डालेगा ग्राहक पर। और यहीं से आता है इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन की सिचुएशन। और ये इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि सरकार ने अपने तात्कालिक कारणों को देखते हुए पूरे के पूरे सप्लाई चेन को डाइवर्ट करने की कोशिश की है डोमेस्टिक सप्लाई की ओर। अब यहां से ऊर्जा संकट हमें इनडायरेक्टली खाने की कीमतों पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो यहां पर तीसरा बड़ा जो कदम उठाया गया है वह है कि बुकिंग साइकिल पर नियंत्रण किया गया है। अभी तक क्या होता था कि आप 15 दिन के बाद गैस सिलेंडर बुक कर सकते थे। सरकार ने इस गैस सिलेंडर बुकिंग के जो साइकिल है उसको 25 दिन तक करने का निर्देश दिया है। क्यों? क्योंकि यह केवल सप्लाई मैनेजमेंट नहीं है, वास्तव में सरकार बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर वार करना चाहती है। जब समाज में लोगों को यह डर होता है कि यह चीज अब नहीं मिलेगी या कम मिलेगी तो लोग उसे खरीदना और स्टोर करना शुरू कर देते हैं। और लोग जब यह होल्डिंग शुरू करते हैं तो वास्तव में वह पैनिक लूप बन जाता है, जिसके कारण सप्लाई वास्तव में अगर कम नहीं भी होती है तो मार्केट में बहुत कम दिखाई देने लगती है। और इसीलिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि 21 से 25 दिन का बुकिंग गैप रूल लागू किया है। तीसरा बड़ा कदम सरकार ने जो उठाया है वह यह है कि उन्होंने प्राइसेस में भी इजाफा किया है। ऊर्जा बाजार की अस्थिरता का जो असर है वो इन उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में क्लियर बताया गया है कि घरेलू एलपीजी की कीमतों में 50 से 60 रुपए के मूल्य का इजाफा होगा, जबकि कॉमर्शियल एलपीजी में 100 से 115 रुपए की वृद्धि होगी। तो आप देखिए, यह जो महंगाई बढ़ रही है इस पर यह वास्तव में ईरान से इन्फ्लुएंस्ड है, ईरान के घटनाक्रम से इन्फ्लुएंस्ड है। और इन कीमतों का संबंध सीधा सीधा वैश्विक ऊर्जा बाजार के कारण हो रहा है। अब अगर आप इसको एक उदाहरण से समझें तो सऊदी की अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिसाइड होता है इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस, और ये मंथली डिसाइड होता है और यहां से इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग होती है और भारत इसी की बेस प्राइस के बेस पर अपने यहां कॉस्ट निर्धारित करता है। और इसी वजह से भारत का जो कंज्यूमर प्राइस है वो 50 से 60 रुपए डोमेस्टिक और 100 से 115 रुपए कॉमर्शियल लेवल पर बढ़ने जा रहा है। अब देखिए कि सरकार ने इसको रोकने के लिए और क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने अपने यहां रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि वे अधिक से अधिक एलपीजी का उत्पादन करें। देखिए, यह कहना बहुत आसान है, लेकिन यह समझना होगा कि यह एक तकनीकी सवाल है कि क्या रिफाइनरियां रातों रात उत्पादन बढ़ा सकती हैं? तो जवाब है नहीं। देखिए, एलपीजी रिफाइनिंग का उत्पादन क्रैकिंग प्रोसेस से होता है और यील्ड ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करता है। यानी कि कच्चे तेल को प्रोसेस करते समय जब कच्चा तेल हैवी फ्यूल ऑयल को प्रोसेस करके डीजल और उससे पेट्रोल निकाला जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद एलपीजी निकाला जाता है, तो एक तरीके का बहुत ही कंस्ट्रेंड बाई प्रोडक्ट है। तो कच्चे तेल को प्रोसेस करते समय हम इसको बहुत लेटर ऑन स्टेज में प्राप्त करते हैं, इसीलिए उत्पादन बढ़ाना तुरंत संभव नहीं है। अब दूसरा एक ऑप्शन आता है कि क्या सरकार दूसरे देशों से इसे मंगा नहीं सकती? क्योंकि एक ऑप्शन तो है, हमारे पास रूस भी है, हमारे पास और देश भी हैं जो सप्लाई करने को तैयार हैं, लेकिन समस्या यह है कि यह सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल उचित लगता है कि हम कहीं और से मंगा लें, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कुछ चुनौतियां हैं, जैसे लंबी समुद्री दूरी, दूसरा उच्च फ्रेट की लागत, तीसरा पोर्ट हैंडलिंग की क्षमता और इन सबसे महत्वपूर्ण भारत के पास ये सारी चीजों के बाद दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहां पर भारत के साथ एक और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि भारत जो है वो क्रूड ऑयल का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखता है। ठीक है, ये डीप अंडरग्राउंड स्टोरेज में इसको रखा जाता है, एक पर्याप्त मात्रा में रखा जाता है, लेकिन जो एलपीजी है वो केवल रनिंग इन्वेंट्री मॉडल पे रखी जाती है भारत में, और ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चेन और इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करती है। तो हमारे पास कोई बड़ा रिजर्व एलपीजी का है भी नहीं। तो इसीलिए चूंकि हम रनिंग इन्वेंट्री मॉडल पर इसको चलाते हैं तो हमें इसकी तुरंत आवश्यकता पड़ती है।
अब इस संकट के समय में हमें एक महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। तो भारत को 3 स्तरों पर काम करना होगा। सबसे पहले भारत को एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। हमें अपने इंपोर्ट सोर्सेज और रूट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। दूसरा बड़ा काम एनर्जी डिप्लोमेसी को और अच्छा करना होगा। हमें अमेरिका, रूस और इसके साथ साथ अफ्रीका के देशों के साथ भी एनर्जी की डिप्लोमेसी को और बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करना होगा, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी हमेशा बनी रहे। और लॉन्ग टर्म में हमें एनर्जी ट्रांजिशन पर भी जोर देना होगा, जैसे कि हमें शिफ्ट करना होगा इलेक्ट्रिक कुकिंग की ओर और पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस की ओर, जिससे यह दबाव एलपीजी पर और कम हो सके। इन शॉर्ट, क्या भारत में एलपीजी का संकट शुरू हो चुका है? तो तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो अभी तुरंत तो यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन रणनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो यह भारत इस समय बहुत ही पतली बर्फ पर चल रहा है। यदि मध्य पूर्व का यह संघर्ष थोड़े समय भी और चलता है तो ऊर्जा बाजार पर गंभीर झटके लगेंगे। और यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा इस समय केवल आर्थिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है और भारत के कदम निश्चित तौर पर इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको भी यह समझना होगा और देखना होगा कि आपके आसपास एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर के क्या कंडीशन है। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप क्या इस चीज को वास्तव में अपने आसपास महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी और एनर्जी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर इस दबाव को झेलने में सक्षम है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ वे बच्चे जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे P2I बैचेस अवेलेबल हैं। ये बैचेस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ये सारी सुविधाएं देने के साथ साथ आपके रिवीजन क्लासेस और रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे। आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के इसको डिटेल में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। पूरे ब्रोशर को देखने के बाद बैचेस को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने से पहले अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स पर प्राप्त होगा। तो देर मत कीजिए। यदि आपका सपना यूपीएससी है तो हमारे साथ चलिए, हम आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।